बिहार का नाम सुनते ही दो तस्वीर सामने आती है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव, निगेटिव, दोनों ही तस्वीर सामने आ जाती है। जहां बिहार चाणक्य और बौद्ध के लिए जाना जाता है, वहीं अपराध, हत्या, भ्रष्टाचार के रूप में भी जाना जाता है। आज हम बिहार में बदली राजनीति की ऊपर में चर्चा करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है, लेकिन जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। जब से दोनों तेजस्वी और नीतीश का गठबंधन हुआ है, कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं और नीतीश ने अपने पदभार ग्रहण करने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला किया, वो बहुत ही नीतीश कुमार ने जो प्रधानमंत्री पर हमला किया, वो बहुत भविष्य की राजनीति को इंगित करता है। नीतीश कुमार सीधे तौर पे ये कह दिए कि जो 2014 में आए हैं, वो 2024 में नहीं रहेंगे। यानी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, कोई और होगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आइए हम बिहार की कुछ ऐसी बात करें जो लोगों के जहन में प्रत्यक्ष रूप से सामने है, लेकिन उस पर वो चर्चा नहीं करते हैं। बिहार में 1952 से लेकर के 2004 तक जो लोकसभा क्षेत्र थे, उनमें से कई लोकसभा क्षेत्र आज अस्तित्व में नहीं है। बिहार में 1952 से लेकर के 2000 तक 54 लोकसभा क्षेत्र थे। 2000 साल में जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, तो बिहार के पास 40 लोकसभा क्षेत्र बचे। इन 40 लोकसभा क्षेत्रों में 2004 के बाद परिसीमन किया गया। आज केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी पे जो आरोप धारा 370 जम्मू कश्मीर में समाप्त करने का लगाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन को लेकर के जो तंज कसा जा रहा है, वो दृश्य बिहार में बहुत पहले हो चुका है। 2004 के बाद लोकसभा क्षेत्रों का जो परिसीमन किया गया, उसमें अग्री जाति के जो भी लोकसभा क्षेत्र थे, उसे समाप्त कर पिछड़ी जाति के लिए कर दिया गया। मसलन सहरसा लोकसभा क्षेत्र का है। सहरसा ज़िले में 2 लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे, एक मधेपुरा और एक सहरसा। कहीं भी देखा गया है कि जहां भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां उस सरकार को चैन से नहीं रहने दिया जाता है। जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जो चुन करके आई हुई सरकार है, बीजेपी हर किसी भी कीमत पर
स्टेबिलिटी जो है उसकी ख़त्म करके चाहती है कि उसका शासन हो, किसी भी प्रकार से, चाहे कुछ भी लगे, किसी को डराया जाए, धमकाया जाए या खरीदा जाए, हर एक कीमत देने को तैयार है बीजेपी, जो कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारी, इसके लिए ठीक नहीं है। और एक तरीके से बड़ी गंदी राजनीति हो रही है, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लगातार हम लोगों ने भी देखा, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, हर जगह बीजेपी जो है इसी प्रकार का कोशिश करती है। लेकिन अब महाराष्ट्र में जो चल रहा है ये काफ़ी सहरसा लोकसभा क्षेत्र को जहां पोप का लोकसभा क्षेत्र यानी अग्री जाति का कहा जाता था, वहीं मधेपुरा को गोप लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, यानी यादव का। लेकिन 2009 में जो परिसीमन हुआ उसमें सहरसा लोकसभा क्षेत्र समाप्त कर सुपौल नए लोकसभा क्षेत्र का गठन किया गया। यानी जो हॉरिजेंटल था उसको वर्टिकल कर उस एक जाति विशेष के लिए कर दिया गया और एक जाति विशेष के लोकसभा क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया। सहरसा लोकसभा क्षेत्र अब रहा नहीं, वो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसमें कुछ पार्ट खगड़िया का भी जोड़ दिया गया और सुपौल लोकसभा क्षेत्र अलग से कर दिया गया। यह तो एक नमूना है। ऐसे ही 10 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और नए लोकसभा क्षेत्र बना दिए गए। कहीं और किसी और दल का अगर सरकार है, किसी और की गवर्नमेंट है ऑपोजिशन में, तो उसको किसी भी तरीके से गिराया जाए या बदनाम किया जाए। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो बात अभी एक नाथ शिंदे कह रहे हैं, नहीं, ये बात तो सरकार में नहीं है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी आपको इसी दबाव में आपसे हटकर ये दबाव, बीजेपी तो दबाव की राजनीति करती है। जो डरा उसको डराने का काम करती है, जो लालची है उसको पैसा देती है। इसी तरीके के काम में बीजेपी लगी हुई है। बिहार में भी जो महागठबंधन, जो हम लोगों को ऊपर ब्लेम लगाया गया एक एक्सक्यूज के लिए, एक केस मुकदमा किया गया, ये तो सब लोगों ने देखा है। बिहार में भी बीजेपी को जनता ने नकार दिया था, फिर भी इस तरीके का काम करके वो सत्ता में आए, बने हुए। हालांकि तेजस्वी यादव के राजनीतिक सोच में पिछले कुछ सालों से काफ़ी परिवर्तन आया है। वो अग्री जाति के साथ कंधे से कंधा मिला करके राजनीति करना चाहते हैं और पीछे लगे धब्बे को साफ करना चाहते हैं। इसीलिए मनोज कुमार झा और लोगों के साथ लोगों को उन्होंने राज्यसभा भेजा। इतना ही नहीं, संगठन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद
अग्र जातियों को भी दिया गया और अपने सगे संबंधियों से उतनी ही दूरी बनाए रखें जितने और लोगों के और राजनीतिज्ञों के साथ, यानी किसी को ज़्यादा महत्व नहीं, किसी को ज़्यादा ये नहीं राज्य संरक्षण नहीं। नीतीश कुमार हो के सोचिए तो ठीक है, दल बदल उन्होंने काफ़ी किया है, लेकिन उनके लिए कुआं और खाई वाला मसला है। वो इधर रहें कि उधर रहें, ये चॉइस करना उनके लिए या किसी भले आदमी के लिए मुश्किल है। नीतीश कुमार की मुश्किल थोड़ी और ज़्यादा ये है कि वो एम्बिशस हैं और संगठन का काम उनके बस का नहीं। उन्होंने सिद्धांत की बात सारी कर ली, एडमिनिस्ट्रेशन का काम अपना करते हैं, ईमानदारी से किया कंपैरेटिवली दूसरों से, लेकिन संगठन बनाना उनके बस का नहीं है। और पॉलिटिक्स में ये बहुत सामान्य चीज़ है, कोई ये बहुत असामान्य नहीं है। हर आदमी संगठन में कुशल हो जाए, पढ़ाई लिखाई में कुशल हो जाए, लीडरशिप में हो जाए, प्रशासनिक काबिलियत में हो जाए, ये संभव नहीं है। बड़ा संगठन होता है तो उसमें हर काबिलियत के लोग रहते हैं। नीतीश कुमार को वो पसंद नहीं है या वो अब तक वो नहीं कर पाए, तो 70 पार होने के बाद वो ये कर लेंगे, ये संभव नहीं है। तो उस हिसाब से नीतीश कुमार के लिए ये आखिरी मौका है कि वो पाला बदल के इधर जाएं, और इधर आने से 2-3 चीज़ों की गुंजाइश बनती है। एक तो उनके अपने एम्बिशन की गुंजाइश बनती है, दूसरा ये होता है कि मंडल वाली ताकतें, सांप्रदायिकता विरोधी ताकतें, ये उनके पीछे गोलबंद होंगी बिहार में। तो ये संभव है कि एंटी मोदी कहिए, एंटी बीजेपी कहिए, इस पॉलिटिक्स को एक बल मिले। बिहार में भी उनके लिए बेहतर गुंजाइश है, क्योंकि उधर साफ दिख रहा था कि बीजेपी उनको निगलने का प्लान बना रही है और उस पर एक्शन शुरू हो गया। मेरे हिसाब से ये एक्शन गुजरात चुनाव के बाद होता। उसकी कुछ पहल शुरू हो गई थी, तरह तरह के दबाव आने लगे थे, और भोला यादव पे जब छापा पड़ा है, उनके यहाँ जब रेड हुआ है, उसके बाद ये प्रोसेस भी शुरू होता कि नीतीश के करीबी लोगों के खिलाफ भी CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ED, इन सब का रेड शुरू होता, और फिर नीतीश की इमेज चौपट करने का, और ख़ास तौर से कुर्मियों में RCP के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश की जाती। एक दूसरा एफर्ट काफ़ी दिन से बीजेपी कर रही है, जो पहले नंदकिशोर यादव के माध्यम से हो रहा था, अब वो नित्यानंद राय के माध्यम से हो रहा है कि यादव को आगे किया जाए। और ये खतरा लालू यादव ने, मुझे लगता है, बहुत तेज़ी से भांपा। नीतीश कुमार ने ये खतरा दिखाया होगा, लेकिन लालू यादव ने इसको बहुत, क्योंकि तेजस्वी शुरू से इस अलायंस के बहुत पक्ष में नहीं थे, बहुत तीखा बोलते थे। मुझे लग रहा है मई जून में कभी ये बात हुई है, जब नित्यानंद राय को आगे करने के क्या फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ लालू को समझ में आई कि जैसे यादव लीडरशिप चला जाएगा हमारे हाथ से बाहर, सारे यादव छिटक जाएंगे। और ये खतरा उन्होंने जैसे तेजस्वी को सुनाया, उनको भी ये बात समझ में आई, और ये भी समझ में आ गया कि अभी नीतीश के अंदर काम करने में कोई हर्ज नहीं है। वो बहुत लंबा चलेंगे या केंद्र की पारी खेलेंगे, यहाँ खेलेंगे, ये पॉसिबल नहीं। तो ये जिद कि हम ही चीफ मिनिस्टर हों, ये इस वजह से छूटा। लेकिन खतरा नीतीश कुमार को ज़्यादा था, उन्होंने उस खतरे को भांपा और गुजरात मॉडल या बाकी राज्यों में जो हुआ उसको बचा लिया। तो सिर्फ अपनी गद्दी नहीं बचाई, आगे की पॉलिटिक्स के लिए गुंजाइश बनाई है, इसीलिए उस पर ज़्यादा चर्चा है। देश भर में सब लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मोदी और अमित शाह का जो शासन है उसके खिलाफ किस किस्म की गोलबंदी होती है। कांग्रेस भी इस एफर्ट में है और भी कई तरफ से प्रयास हो रहे हैं। नीतीश कुमार भी उस प्रयास में एक हिस्सा होंगे, लीड करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि हिंदी पट्टी में ये नई शुरुआत है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, अगर ये इतने राज्य इस तरफ से निकल के आते हैं खिलाफ, तो नरेंद्र मोदी को मुश्किल बढ़ेगी। पिछली बार अगर वो जीते हैं तो बालाकोट और बाकी घटनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मायावती और नीतीश कुमार का रुख, ढुलमुल रुख या बीजेपी के पक्ष में जाने का रुख, ये सबसे ज़्यादा लाभकर हुआ। अगर इस बार नीतीश एक अलग होते हैं तो डायरेक्ट 50 सीटों पर फ़र्क पड़ेगा और इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी सीटों पर फ़र्क पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा विपक्ष के मोरल पे इससे फ़र्क पड़ा है, ये दिखने लगा है।
और बीजेपी की बौखलाहट एक राज्य जाने की नहीं है, उससे ज़्यादा बड़े खतरे के लिए है। अगर बीजेपी में बौखलाहट है तो सिर्फ बिहार की सत्ता जाने की बौखलाहट नहीं है, उसमें ये शामिल है कि देश में और पॉलिटिक्स को इससे बल मिले। ये बिहार में अग्री और पिछड़ी जातियों के बीच क्या कोई संघर्ष या इस तरह का डिफरेंसेस आने की संभावना है? बिहार में अगड़ा पिछड़ा तब होता अगर तेजस्वी आगे होते, और पिछली दफ़े इसी वजह से वो चुनाव हारे भी। जैसे ये खबर आने लगी कि उनकी पार्टी को लीड हो रही है, तो अगड़ों में ये डर हो गया, या बीजेपी ने ये प्रचार किया कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल रहेगा, कई जगह मारपीट भी हुई। और दूसरा ये कि जंगल राज की वापसी हो रही है, और इसके चलते हम देखते हैं कि बाद के फेज के चुनाव प्रभावित हुए और उसमें आरजेडी चुनाव हार गई। नीतीश कुमार की खूबी ये है कि पिछड़ा पॉलिटिक्स करते हुए भी वो एंटी अगड़ा दिखाई नहीं देते हैं। उनके इर्द गिर्द अगड़ों का जमावड़ा शुरू से है, और भले वो कुछ अगड़ों का हो, कम से कम उनके साथ ये है कि अगड़ों राज या अगड़ों का राज में हिस्सेदारी है, और राज जो है वो एंटी नहीं हुआ है, जो लालू के समय बहुत साफ लगने लगा था। तो एक तरह का सामाजिक सद्भाव भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये हिंदू मुसलमान सवाल पे भी नीतीश कुमार की इमेज अलग है, ये अमीर गरीब सवाल पे भी अलग है। इसी मामले में नीतीश कुमार इतना दल बदल करके भी सर्वाइव कर ले रहे हैं, क्योंकि चोरी की छवि नहीं है, बेईमानी की छवि नहीं है, और उसके बाद ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनसे कि अपने भर शासन बेहतर किया, अच्छी योजनाएं सोच के रखी। बिहार ने कई चीज़ों में पंचायत के मामले में पहल की, शराबबंदी के मामले में पहल की, लड़कियों की शिक्षा के मामले में पहल की। तो उस तरह से कुछ चीज़ें वो सोच के रखे हुए हैं, उस पर अमल किया। उसके अलावा प्रशासन भी, बदहाल बिहार का प्रशासन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पहले की तुलना करें तो। और अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान इन सब सवालों पे बीजेपी के साथ रहे हों या आरजेडी के साथ रहे हों, उन्होंने अपने बेसिक स्टैंड में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया। नीतीश कुमार को भी काफ़ी अग्री जातियों में सम्मान दिया जाता है। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो सबों को राज्य में सबों के साथ न्याय के साथ काम करते हैं, किसी जाति विशेष या किसी संप्रदाय के साथ वो कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। अब देखना है कि वो इस राजनीतिक परिदृश्य में किस तरह अपना दायित्व निभाते हैं। ये थे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी। अब हम बात करते हैं प्रवीण कुमार जी से। निश्चित रूप से ये सवाल महत्वपूर्ण तो हो ही गया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो मिलकर सरकार बनाई है उसमें कांग्रेस भी है और वामपंथी दल भी हैं, तो आगे आने वाले समय में इनका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। तो इस बात को तय मानिए कि बिहार में 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसमें पहला मुद्दा है बेरोजगारी का, दूसरा शिक्षा का गिरता स्तर, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर और चौथा शराबबंदी। तो ये 4 महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर सरकार ठीक से काम करती है, और इसमें जो शिक्षा का जो स्तर लगातार गिर रहा है, 3 साल की चीज़ें 5 साल में कोर्स पूरा हो रहा है, आपको बेरोजगारी का हाल देख ही रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ हद तक लोग कहते हैं कि बीजेपी की जो नीतीश गठबंधन सरकार थी उसमें बहुत कम हुआ है, तो उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। और चौथा शराबबंदी, जो हर जगह आजकल शराब बन रही है, स्मगलिंग हो रही है शराबबंदी की वजह से, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये चारों मुद्दों पर अगर सरकार बढ़िया से काम करती है तो इस पर ही बिहार का और इस महागठबंधन की सरकार का राजनीतिक भविष्य तय होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता इनके लिए नहीं है। 2024 में भी इनको लोकसभा चुनाव का है और 2025 में विधानसभा चुनाव होना है बिहार का। तो इन दोनों चुनावों में अगर परफॉर्म करना है महागठबंधन को तो इन 4 मुद्दों पर काम करना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहार में बदली राजनीतिक परिदृश्य पे हम कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का भी अपना मंतव्य लेंगे और उनको सुनेंगे। सुनिए वो क्या कहते हैं।